देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएलओ, आईएलओ का उद्देश्य, ठीक है। तो ऐसे उसको इनलार्ज करने के लिए हम लोग अलग अलग पॉइंट देंगे। टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स, नहीं, टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे देंगे। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आईएलओ के हैं उसको अगर हम एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि दो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है आईएलओ का। आईएलओ का दो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। एक होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, to improve the quality of work life और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी among workers at international level। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों में एकरूपता लाना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी वर्कर हैं, यानी कि द वर्कर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो श्रमिक विभिन्न देश में हैं, विश्व के विभिन्न राष्ट्र में हैं, उनमें एकरूपता ला देना। तो एकरूपता कब आएगा? जब कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को जो पास किया है उसको रेटिफाई करके लागू कर दिया जाए। और दूसरा, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसे होगा? तो अगर उसका कार्यस्थल पर शोषण नहीं हो तो मानेंगे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बहुत अच्छा है। अगर उसको डिसेंट अमाउंट ऑफ वेज मिले, मजदूरी की अच्छी राशि मिले, उसके सेफ्टी की, सिक्योरिटी की अच्छी व्यवस्था हो, उसके हेल्थ की अच्छी व्यवस्था हो, उसको वेलफेयर मिले, उसका वेलफेयर स्कीम उसके लिए हो, वेलफेयर फैसिलिटी की व्यवस्था हो, उसको सोशल सिक्योरिटी दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑटोमेटिक इम्प्रूव करेगा। ठीक है। तो दो बेसिक पिलर है, यानी कि दो बेसिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आईएलओ का। और ये ऑब्जेक्टिव जो है, इसी ऑब्जेक्टिव को के आधार पर वह डिफरेंट एक्टिविटीज़ या फंक्शन करता है, समझे। और इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम तोड़ें तो ये दो जो है वो अलग अलग टुकड़ा में टूट जाएगा। जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ नहीं, उसमें है तो उसमें है कि बेटर हेल्थ फॉर वर्कर्स, हैं, एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स फॉर वर्कर्स, वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स, नहीं। तो ये सब अलग अलग तोड़ देंगे। यहाँ अगर तोड़ेंगे इनफॉर्मिटी एमंग वर्कर्स, तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, नहीं, या आवर्स ऑफ वर्क। तो इस तरह से इनफॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये सब एक तरह का हो जाए। तो ये इस तरह अगर तोड़ते हैं तो अलग अलग टुकड़ा में टूट जाएगा। तो हम लोग को ये ऑब्जेक्टिव को चूँकि इनलार्ज करना होता है एग्ज़ाम में, तो हम लोग अलग अलग स्पेसिफिक पॉइंट दे करके और डील कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक दो है और इसके एक्सिलरी डिफरेंट है। अब देखिए, तो दो मूल उद्देश्य हैं, लेकिन दो मूल उद्देश्य से काम नहीं चलेगा। उसको क्या करेंगे कि सब डिवाइड करेंगे, सब डिवीज़न होगा। यानी पहला मूल उद्देश्य का जो अनेक उद्देश्य हो सकते हैं उसको हम लिखेंगे, दूसरा मूल उद्देश्य के जो अनेक उद्देश्य हो सकते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और तब जा कर के एक सीक्वेंस तैयार कर देंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ भी देखिएगा दो ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। एक कि वर्क लाइफ को डिसेंट बना देना, कार्य जीवन को बेहतर बना देना, और दूसरा है कि पूरे विश्व के श्रमिक में एक रूपता स्थापित हो जाए,
बहाल हो जाए, इसका प्रयास करना। ठीक है, अब जब सब डिवीज़न करेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो वर्क लाइफ कब बेटर होगा? जैसे जब सर्फडम या स्लेवरी सिस्टम था, सर्फडम या स्लेवरी यानी दास प्रथा थी, तो दास प्रथा में भी तो श्रमिक था। और 1919 में जब ILO स्थापित हुआ, उसका गठन किया गया, तो क्या 1919 में विश्व के किसी भी हिस्सा में, किसी भी क्षेत्र में दास प्रथा अभी अस्तित्व में था या नहीं था? था। 1919 में जब ILO का स्थापना हुई, उस समय भी दास प्रथा और बॉन्डेड लेबर, समझे, बंधुआ श्रम प्रथा अस्तित्व में था। तो उसका मेन जो होगा, पहला जो फोर्स होगा, वो होगा फोर्स लेबर को ख़त्म करना, यानी कि प्रिकॉशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या ऐसे कीजिए सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पहला होगा। फिर पहला इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? सेफगार्ड। ठीक है, सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, नहीं, सेफगार्ड मतलब कवच या सुरक्षा, तो शोषण के विरुद्ध सुरक्षा। अब यहाँ देखिएगा कि कोई भी वर्कर है, कई काम करता है, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन कितने तरह के हो सकते हैं? इसका बेसिक एक्सप्लॉयटेशन, मूल शोषण जो है, कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के। पहला हो सकता है उसका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, और दूसरा होगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क ले रहे हैं, क्या होगा? फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन। आप पुअर अमाउंट ऑफ वेज दे रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कोई ओवर टाइम वेज नहीं पेमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कोई सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं किए हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक एक्सीडेंट हो गया, डिसेबल्ड हो गया, उसको बाहर कर दिए, कोई बेनिफिट नहीं दिए, क्या हो गया? फिजिकल एंड इकोनॉमिक दोनों हो जाए, दोनों हो जाए। तो ये फिजिकल यानी कि वह सेफ्टी मेजर्स दीजिए, उसको फिजिकली एक्सप्लॉयट कीजिए, फोर्स लेबर नहीं उसको रखिए, उसको बॉन्डेड नहीं बनाइए, उसको स्लेव नहीं बनाइए, ये इस तरह का होगा तो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होगा। उसको अच्छा मजदूरी दीजिए, ये सब कीजिए। तो इससे सेफगार्ड करने की बात आया, समझे, कि वो श्रमिक जो भी होंगे विश्व स्तर पर, उसके लिए हम ऐसा कन्वेंशन या रिकमेंडेशन बनाएंगे जिससे उसका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन दोनों क्या हो? प्रिवेंट हो। अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में आप जानते हैं कि 2 सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड वर्क सेक्टर में वर्कर जो है कमज़ोर होते हैं और उनका टर्मिनेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बड़ा फ्रीक्वेंट होता है। सुबह आया बड़ा ज्वेली मूड में, शाम में मालिक का दिमाग घूम गया, भगा दिया। तो इस तरह के कंडीशन देखते हैं। तो वहाँ वर्कर जो है वो कम मजदूरी पर कार्य करने के बाध्य है। क्या किया ILO ने? मिनिमम वेज कन्वेंशन रिकमेंडेशन पास कर दिया कि हर देश जो है मिनिमम वेज कन्वेंशन रिकमेंडेशन लागू करे, ताकि हमारे वर्कर को इससे कम मजदूरी नहीं मिलेगा। भारत ने भी लागू किया मिनिमम वेज एक्ट बना करके, समझे। तो हर कन्वेंशन रिकमेंडेशन पारित किया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को चेक करने के लिए, समझे। उस तरह फिजिकल फोर्स लेबर आप नहीं रख कर सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, नहीं समझे। उसकी इंडिपेंडेंसी को आप डिबार नहीं कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता को आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं, नहीं, उससे वंचित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये नहीं, उसको मन किया तो आपके एम्प्लॉय हुआ, मन किया तो नहीं किया, जॉब छोड़ दिया। आप एकदम फोर्स नहीं कि हमारे यहीं काम करोगे, दूसरी जगह नहीं काम करोगे, इस तरह का फोर्स नहीं कर सकते हैं। इस पर कन्वेंशन रिकमेंडेशन लाया, समझे। तो इससे क्या हुआ कि फिजिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह के एक्सप्लॉयटेशन से उसको सेफगार्ड मिली, और जो उसके मेंबर्स कंट्रीज़ हैं ये दोनों
इस पर जो है जो भी कन्वेंशन या रिकमेंडेशन इससे रिलेटेड आया वो मास लेवल पर उसको रेटिफाई किया गया। अगर नहीं भी रेटिफाई किया गया तो उसके प्रावधान को लागू किया गया। जैसे तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो वर्कर का शोषण हो रहा है उससे हम उसको निजात दें। इसीलिए जब इसका ILO का प्रिंसिपल पढ़िएगा तो उसमें पहला प्रिंसिपल है कि लेबर इज नॉट ए कमोडिटी। लेबर इज नॉट ए कमोडिटी इनडायरेक्ट हिंट किसको कर रहा है? स्लेवरी सिस्टम को, दास प्रथा को हिंट कर रहा है। क्योंकि दास प्रथा में जो श्रमिक होते थे उनको किलो से तौल के बेचा जाता था, और तौल के किसको बेचते हैं? कमोडिटी को, समझे। तो पहला इस सिद्धांत किया कि लेबर इज नॉट ए कमोडिटी, यानी श्रमिक को वस्तु आप जो बना के रखे हैं उसको वस्तु नहीं समझिए, समझे। तो ये एक तरह का फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन को चेक किया। उसके बाद दूसरा इसका है ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्किंग कंडीशन। इसको प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग कंडीशन भी कर सकते हैं। अब ये वर्किंग कंडीशन में कौन कौन से एरिया इसमें कवर होते हैं? तो पहला कवर होता है हेल्थ, हेल्थ होता है कि आप कार्यस्थल को ऐसे हाइजीनिक बनाइए, हाइजीनिक मेंटेन कीजिए जिससे कि वर्कर की स्वास्थ्य खराब नहीं हो। दूसरा कि कुछ ऐसे कार्यस्थल हैं कि हाइजीनिक हैं लेकिन वहाँ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होने की संभावना होती है, तो उस ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को कैसे हम प्रिवेंट करें, समझे, उसके फ्लो को कैसे रोकें, यहाँ ये सब देखा जाता है, समझे। दूसरा होता है सेफ्टी। एक्सीडेंट नहीं होगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। एक्सीडेंट होगा, कब होगा ये भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो और कैजुअलिटी नहीं हो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक्सीडेंट हो लेकिन कैजुअलिटी नहीं हो, इसके लिए क्या करना है? सेफ्टी मेजर्स आपको अडॉप्ट करना है, सेफ्टी डिवाइसेस या इक्विपमेंट को आपको प्रोवाइड करना है या इंस्टॉल करना है, समझे। तो पूरा सेफ्टी, एक्सीडेंट हो लेकिन कैजुअलिटी की रेट बहुत कम हो, समझे, इसके लिए वो बात करता है। तीसरा वेलफेयर, समझे, कल्याण सुविधा। जैसे कार्यस्थल पर महिला जा रही है, बच्चा के साथ जा रही है तो उसके बच्चा को रखने के लिए शिशु गृह है। कार्यस्थल पर वर्कर जा रहा है तो कैंटीन जरा दे दीजिए जिससे कि बीच में लंच वगैरह ले लें, ब्रेकफास्ट कर लें, नाश्ता कर लें। नहीं, अगर अपना घर से लाया है तो एक शेल्टर दे दीजिए जहाँ बैठ के खा सकता हो। छोटा मोटा इंजरी हो गया, कहीं हाथ कट गया, कुछ हो गया तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की, फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, तो इस तरह से जो कार्यस्थल पर जो पहुंच रहे हैं और उससे रिलेटेड जो समस्या है उसका समाधान। आज से जब 100 साल पहले बैक जाइएगा, एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ILO, जब ILO एस्टेब्लिश हुआ था तब देखिएगा कि जितने लार्ज स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किए गए वो सारे इंटीरियर एरिया में हुए। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ एकदम रिमोट इंटीरियर एरिया में, बहुत दूर, वहाँ ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी, न ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा थी, न इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा थी। इंडस्ट्री बना दिया, इंडस्ट्री कहा कि हम रहने का घर दे देंगे, रहने का घर दे देंगे, आवास दे दिया। अब जो रहने का घर, हजारों हजार आदमी जब पहुंचा उस इंटीरियर एरिया में जहां कुछ नहीं है रहने के लिए, तो बिजनेस ग्रुप कहा कि चलो वहाँ बिजनेस हमारा खूब चलेगा। तो क्या किया कि उस इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में अपना दुकान खोल लिया। अब दुकान खोल लिया तो परिवार लेके चला गया।
अब परिवार लेके चला गया तो इतना ना संख्या बढ़ गया कि सरकारी स्कूल हॉस्पिटल सब खोलने लगी। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ वहाँ अर्बनाइजेशन हो गया। जैसे आप बोकारो स्टील प्लांट जाइए, जब एस्टेब्लिश हुआ वहाँ कुछ नहीं था, नथिंग, लेकिन आज के डेट में वो एकदम टाउन हो गया। जमशेदपुर नथिंग, एकदम पहाड़ के चारों तरफ पहाड़ है, पथरीला एरिया है, और उसके बीच में जमशेदपुर आज एक शहर बन गया, समझे। HEC हटिया में जाइए, वो रांची और हटिया में अब पता नहीं चलता है डिफरेंस, समझे, हटिया से आगे रांची हो गया। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अर्बनाइजेशन की तीव्रता बहुत तेज हो गई, समझे। तो अब यहाँ देखेंगे कि वेलफेयर, तो शुरू में तो वेलफेयर फैसिलिटी हाउसिंग वगैरह दिया, मेडिकल फैसिलिटी दिया, बाद में ना गवर्नमेंट प्रोवाइड किया। जब वहाँ अर्बनाइजेशन हुआ, सिविलियन चले गए, आम जनता जाने लगी वहाँ, चाहे बिजनेस व्यवसाय या किसी भी कारण से। जैसे अगर स्कूल खोल दीजिएगा तो मास्टर तो जाएगा, हॉस्पिटल खोल दीजिएगा तो टीचर तो जाएगा, नहीं ब्लॉक खोल दीजिएगा तो BDO क्लर्क वगैरह ही तो जाएंगे। अब जैसे हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके साथ साथ पैरेलल शुरू हो गया अर्बनाइजेशन, और एक टाउनशिप के रूप में वो एरिया कन्वर्ट करेगा, समझे। जबकि आप स्टडी कीजिएगा तो देखिएगा जितना भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री खोला गया सब रिमोट इंटीरियर एरिया में, वहाँ न जाने का सुविधा, न पानी खाना, कुछ नहीं। इंडस्ट्री से इतना प्राइवेट वाला भी बड़ा चालाक था। जैसे टाटा टिस्को बनाया, टेल्को बनाया, वो क्या किया कि सारा टिस्को और टेल्को के स्टाफ को हाउसिंग फैसिलिटी दे दिया, समझे। तो कुछ ऐसे भी फैसिलिटी होते हैं वेलफेयर फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर अपने मन से दे देता है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे देता है, समझे, सिचुएशन के हिसाब से भी प्रोवाइड कर देता है, और कुछ फोर्सफुली देता है, ठीक है। उसके बाद आता है आवर्स ऑफ वर्क, कार्य के घंटे, एक दिन में कितना लीजिएगा, एक सप्ताह में कितना लीजिएगा, ये सब। उसके बाद आता है हॉलीडेज, और लास्ट में आता है लीव। हॉलीडे मतलब जो एम्प्लॉयर अपने से प्रोवाइड करे छुट्टी, वो हॉलीडे है। उस पर भी आ गया कन्वेंशन रिकमेंडेशन, वीकली हॉलीडे का आ गया, नहीं नेशनल हॉलीडे का आ गया। और एक लीव, लीव मतलब जो हम एप्लीकेशन दे के छुट्टी लें, जो हम आवेदन देकर छुट्टी ले, वो हो गया लीव। और जो एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइडेड हो वो गया हॉलीडे। जैसे कैलेंडर में जितना लाल है वो सब क्या है, हॉलीडे। और उसके अलावा चाहे सोशल फंक्शन है या रिलीजियस फंक्शन में हमको पार्टिसिपेट करना है, धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य में किसी की शादी है, कोई मर गया, कोई पूजा पाठ है इस तरह का, उसमें हमको जब पार्टिसिपेट करना है तो हम लोग एप्लीकेशन दे के छुट्टी लेते हैं, वो क्या है, लीव है। तो ये टोटल 6 एरिया हैं, समझे। ऑल आर द सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो दूसरा ILO में काम किया गया कि वह कहा कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को हम बेटर बनाएंगे, समझे। वर्कर के एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को बेटर बनाएंगे। वर्कर को पहले वीकली हॉलीडे नहीं था, होता था, समझे, सप्ताह में हर दिन उसको काम करना है, ये सब बहुत तरह का सिचुएशन था। वो सब को वो ख़त्म किया, कहा नहीं अब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, इस पर भी अनेक कन्वेंशन और रिकमेंडेशन पारित किए गए। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स। लाइफ, वर्क लाइफ नहीं, लाइफ, लाइफ माने फैमिली एंड सोशल लाइफ। अब लाइफ में दो तरह के लाइफ ऑफ वर्कर जो है, ये दो तरह का होगा। एक होगा फैमिली लाइफ और दूसरा होगा सोशल लाइफ, ठीक है, फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ। अब यहाँ देखिएगा कि फैमिली लाइफ कब बेहतर होगा, जब उसका इनकम अच्छा हो, उसको सोशल सिक्योरिटी मिले, उसके बहुत सारे कल्याण सुविधा प्राप्त हो जाए, जिससे कि एक्सपेंस कम हो, समझे। जैसे मानिए कि हाउसिंग फैसिलिटी और हाउस रेंट अलाउंस, दो टर्म है, लेट इट।
कि हाउसिंग फैसिलिटी और हाउस रेंट अलाउंस, अगर मानिए कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वहाँ हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो मानिए 15,000 मिल रहा होगा, लेकिन आप हाउस लेने जाइएगा तो 25,000 में मिलेगा। तो वहाँ हाउसिंग फैसिलिटी अगर मिल जाए तो अच्छा रहता है, इसलिए कि 10,000 जो हम एडिशनल उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगा वो नहीं होगा। नहीं, अगर बच्चा का स्कूल पढ़ने के मुफ्त में मिल जाए, ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिल जाए, तो हमारा बहुत पैसा जो एक्सपेंस है क्या होगा, बच जाएगा, यानी सेविंग ऑफ इनकम हो जाएगा। तो जैसे इनकम का हमारा सरप्लस हो जाता है, समझे, या डिफरेंट कंटीजेंसीज में हमको मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता है, तो वहाँ हमारा फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत खुशहाल फैमिली लाइफ होता है। और जैसे हमारा इनकम का लेवल बढ़ जाता है, वहाँ कास्ट, क्रीड, रेस से ऊपर हो करके हमारा सोशल लाइफ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सोशल लाइफ भी बढ़ जाएगा। सोशल लाइफ जो है वह आप अगर इम्प्रूव करना है तो 3 एरिया देखिएगा। एक एरिया होता है एजुकेशन का, दूसरा होता है पॉलिटिकल, और तीसरा होता है इकोनॉमिक। एजुकेशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। आज वर्कर का काम कर रहा है और उसका बाल बच्चा बहुत शिक्षित हो जाए, नहीं तो उसका सोशल लाइफ क्या होगा, चेंज कर जाएगा। अगर आज वर्कर का काम कर रहा है, धीरे धीरे उसमें स्किल डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, नहीं, जैसे आप अंबानी का नाम सुने हैं, धीरू भाई अंबानी का। वो क्या है, पेट्रोल पंप से जीवन शुरू किया और आज भारत का बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बन गया। तो उसका सोशल लाइफ एकदम एकाएक क्या हुआ, चेंज कर गया। और तीसरा होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल आपको सपोर्ट मिला या पॉलिटिक्स में आप बहुत आगे बढ़ गए। जैसे हमारे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वह पॉलिटिकल लाइफ में इतना पॉलिटिक्स में वो स्ट्रॉन्ग हो गए कि आज उनका टोटल पास्ट चेंज कर गया। प्रेजेंट में जो है बहुत वीआईपी लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, जबकि यहीं पास्ट उनका बचपन देखिएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। तो एक तीसरा होता है पॉलिटिक्स। ये 3 ऐसे फील्ड हैं जो आपके सोशल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और फैमिली लाइफ अच्छा हो, इसके लिए आपका जो आवर्स ऑफ वर्क है वो लिमिटेड होना चाहिए, आपका इनकम है वो बैलेंस होना चाहिए, समझे, आपके इनकम से सर्टेन अमाउंट की सेविंग होनी चाहिए, समझे। तो ये सब पहलू पर देखते हुए भी बहुत सारे कन्वेंशन या रिकमेंडेशन लाया गया है ILO के द्वारा, जिससे कि वर्कर का जो फैमिली या सोशल लाइफ है उसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाए, समझे, उसकी स्टैंडर्ड क्या हो, इम्प्रूव हो, उसका जो स्तर है उसमें सुधार हो, वो बेहतर हो जाए, समझे। और उसमें एक शुरू के दिनों में एक फिलॉसफी था, और वो फिलॉसफी बेसिकली जो है इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा दिया गया था कि अगर वर्कर का फैमिली लाइफ हैप्पी नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, तो वो हो सकता है कि अपने खाने की क्वालिटी में कटौती करें, रहने की क्वालिटी में कटौती करें, और रहने और खाने की क्वालिटी जब कटौती होगा तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी डिटोरिएट कर जाएगा, उसकी कार्य क्षमता भी डिटोरिएट कर जाएगा। तो उसका फैमिली लाइफ अगर खुशहाल हो तो उसमें कार्य क्षमता भी इम्प्रूव होगा, और उसका माइंड जो है एट वर्क बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट रहेगा। जैसे बच्चा की तबीयत खराब है, हमारे पास पैसा नहीं है, अब दिमाग है कि काम करें, कि पैसा की व्यवस्था करें, कि बच्चा को दिखाएं, और उसके पास अगर पैसा है तो कोई उसका ट्रीटमेंट बच्चा का जाकर करा सकता है, वह कंसंट्रेट माइंड से वहाँ काम करेगा। उससे क्या होगा कि ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी अपर लेवल पर मेंटेन रहेगा। और जब तक प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी अपर लेवल पर मेंटेन नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है संभव नहीं है, उसका स्मूथ
या फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ बहुत ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो अपने इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करके और इसको सपोर्ट किए कि नहीं, वर्कर का जो है फैमिली लाइफ अच्छा होना चाहिए, और जब फैमिली लाइफ अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका सोशल लाइफ भी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, समझे। तो यहाँ इस पर भी बहुत सारे कन्वेंशन या रिकमेंडेशन पारित किए गए, समझे। उसके बाद एक देखिएगा, प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे हम एग्जाम्पल है कि साइंस सपोर्ट इन डेवलपमेंट, नो डाउट नहीं, और साइंस इज द प्लिंथ ऑफ डिस्टर्बेंस, नहीं। साइंस जो है वह विकास को समर्थन भी देता है, और साइंस जो है वो विकास के लिए बहुत बाध्यकारी भी है। एयर कंडीशन में सब चीज़ सुन रहे हैं, हवाई जहाज घूम रहे हैं, सब है, लेकिन वहाँ एक एटम बम भी है, वो भी साइंस का गिफ्ट है। ये वो जहाँ गिर गया वो सारा विनाश कर देगा, समझे। तो डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रॉय दोनों है साइंस के तहत। तो यहाँ देखिएगा कि आप ठीक है एम्प्लॉयमेंट को बेटर बना रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को बेटर बना रहे हैं, वर्क लाइफ को, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, सबको बेटर बना, नो डाउट। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पर प्रोहिबिशन भी होना चाहिए, और वो तब होना चाहिए जब उसका इविल इम्पैक्ट पड़ता हो, उसका दुष्प्रभाव पड़ता हो। अगर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो वैसे एम्प्लॉयमेंट पर प्रोहिबिशन भी होना चाहिए, समझे। और ये दुष्प्रभाव बेसिकली यहाँ देखा गया है चाइल्ड, यंग पर्सन्स और वीमेन। चिल्ड्रन कर देते हैं, चिल्ड्रन, यंग पर्सन्स एंड वीमेन, समझे। कि अगर किसी एम्प्लॉयमेंट के कारण इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता हो, इनकी सुरक्षा को खतरा होता हो, तो इनको वहाँ लेबर के रूप में हम एम्प्लॉय नहीं करें, समझे। या अदर मेल भी है और उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा है, तो वहाँ हम सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करें, वहाँ फुली सेफ्टी के साथ काम कराएं, समझे। तो आप देखिएगा कि ये गोताखोर भी जब उसको पानी में भेजा जाता है तो जान रहे हैं कि बहुत बहादुर है, बहुत तैराक है, स्विमिंग में बहुत स्ट्रांग है, फिर भी उसको गैस का सिलेंडर देते हैं, उसको इस तरह से इक्विपमेंट देते हैं कि उसके बॉडी पर कोई कीड़ा नहीं काट सके, समझे। तो वहाँ भी प्रोटेक्शन देते हैं। डॉक्टर बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन तभियो वे कोरोना में पीपीई किट बिना पहने नहीं घुसते थे, समझे। वो जानते थे कि ऐसे हम बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन तभियो वहाँ प्रिकॉशन लेते थे, समझे। तो वही चीज़ है कि अगर हमको ये जान रहे हैं कि हज़ार्ड्स है, समझे, तो हज़ार्ड्स अगर है, खतरा है, तो वहाँ हमको एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करना होगा। ये हज़ार्ड्स बहुत तरह के हैं, वो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। केमिकल हज़ार्ड्स होता है, नहीं, केमिकल हज़ार्ड्स भी होता है, बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स भी हो जाता है। तो इस तरह से हज़ार्ड्स का बहुत उसका कैटेगराइजेशन वैसे नहीं हमको जाना है। हमको ये मेन देखना है कि अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के कारण चिल्ड्रन को, यंग पर्सन्स को और वीमेन को कहीं भी खतरा अगर है, तो वहाँ उनके एम्प्लॉयमेंट को हमको क्या करना है, प्रोहिबिट कर देना है। तो ILO इस पर भी कन्वेंशन और रिकमेंडेशन कहा कि आपके वर्क लाइफ को, फैमिली सब बढ़ाएंगे, सब अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट होंगे जहाँ महिला को हम एम्प्लॉय करने से रोकेंगे, जैसे अंडरग्राउंड माइंस में रोक दिया,
समझे। तो हम रोकेंगे भी, हम अलाउ कर रहे हैं और वहाँ काम कीजिएगा, सब फैसिलिटी मिलेगा, सारा चीज़ करेंगे, लेकिन आप कुछ सर्टेन जो कैटेगरी ऑफ लेबर होगा या वर्कर होगा उसके एम्प्लॉयमेंट को सर्टेन कंडीशन में हम प्रोहिबिट भी कर देंगे, समझे। तो ये ILO का एक यही मूल उद्देश्य है, ठीक है। ये इंस्पेक्शन भी एक ऑब्जेक्टिव है ILO का, कि कोई भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये टेस्ट करने की ज़रूरत है कि हाउ फार द पॉलिसी इज सक्सेसफुल, या अगर कोई उसमें डेविएशन आ गया, कोई विचलन आ गया, तो उस विचलन के लिए क्यूरेटिव स्टेप लेना होता है। तो उसके लिए क्या है कि हमको टाइमली या प्रॉपर इंस्पेक्शन की ज़रूरत होता है। तो जैसे आप ILO के कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया, इसके कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया, कोई भी राष्ट्र इम्प्लीमेंट की। अब राष्ट्र के लिए यह भी है कि उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को सिक्योर करें, और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, यदि उसका इंस्पेक्शन करा करके चेक किया जाए। ये इंस्पेक्शन के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि वो ओनली ऑन पेपर फंक्शन कर रहा है कि रियल में वो फंक्शन रही है, समझे। ऐसा नहीं कि कागजे पर वो काम हो रहा है। तो ऑन स्पॉट जब तक इंस्पेक्शन नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। बहुत जगह इसे देखिएगा कि रोड बन गया, पैसा गवर्नमेंट का निकल गया, लेकिन पता चला कि रोड ही नहीं बना, समझे। कॉन्ट्रैक्टर भी पैसा निकाल लिया, साहब भी पैसा बांट लिए, और जहाँ जहाँ देना है डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, लेकिन वह रियल सेंस में रोड बना ही नहीं। उसका एक ही उपाय है, क्या कीजिए, इंस्पेक्शन कीजिए, और जैसे इंस्पेक्शन कीजिएगा रेडी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। तो हमने इतना कन्वेंशन पारित किया, इतना रिकमेंडेशन पारित किया, हर देश भी ठोक लिया कि हमने ये लागू किया, ऐसे हुआ, वर्कर का स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो उसका एक मेजरिंग स्केल भी होना चाहिए ना, समझे। टाइम टू टाइम उसका मेजरमेंट भी होना चाहिए ना, उसको देखना चाहिए ना कि बात सही है कि गलत है। तो उसके लिए क्या है, इंस्पेक्शन कीजिए। तो इसके लिए इंस्पेक्टिंग स्टाफ बहाल करने की बात किया, समझे। उस पर भी कन्वेंशन रिकमेंडेशन किया कि हम इंस्पेक्शन करके, आप टाइम टू टाइम, हर नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टाइम टाइम इंस्पेक्शन करके देखे कि वह रियल में इम्प्लीमेंटेड है कि ये ओनली ऑन पेपर है। अगर ओनली ऑन पेपर है तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, समझे। तो उसकी एक ऑब्जेक्टिव, ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इसने इंस्पेक्शन को कहा कि नहीं, आप इंस्पेक्शन की भी व्यवस्था हर राष्ट्र को करना होगा, ताकि इंस्पेक्शन अगर होगा तो वो रियल सेंस में इम्प्लीमेंट होगा, वो पेपर पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम ये देख लें, चेक कर लें कि हाँ ये बात हो रही है या नहीं हो रही है। और इसके लिए एक ही उपाय है, इंस्पेक्शन, समझे। टाइमली इंस्पेक्शन कीजिएगा। उससे क्या होगा कि कोई भी प्रावधान को एम्प्लॉयर नहीं लागू करे तो डर रहेगा, और उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था है। तो एम्प्लॉयर डर के उसको लागू करेगा, समझे, डर करके लागू करेगा। ठीक है। और अगला चीज़ है कि हर आदमी चाहता है कि जो हमारा सिचुएशन है उस सिचुएशन में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो कि डिक्लाइन हो, इम्प्रूवमेंट। जैसे पहले टाइपिंग मशीन होता था तो टाइपिस्ट बहादुर होते थे, लेकिन जैसे टाइपिंग मशीन के जगह पर कंप्यूटर आ गया और टाइपिस्ट का कद छोटा हो गया, टाइपिस्ट का वैल्यू इम्पोर्टेंस कम हो गया, समझे। अब किसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, कंप्यूटर का।
तो क्या ये क्वेश्चन आता है कि टाइपिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाएगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझे? ट्रेनिंग वगैरह दीजिए तो ये आएगा हमारे अगला पॉइंट में, छठा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये आजकल इस पर फोकस किया जा रहा है और इसमें मेन है एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सब में प्रोग्राम जोड़ सकते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। एजुकेशन पर वर्कर को अब एमए पीएचडी या डीलिट एफआरसीएस नहीं करना है, उसको कानून के बारे में जानकारी दे दीजिए ना, वर्बल जानकारी दे दीजिए, ये कानून में ये चीज़ है, एक सिचुएशन में ये चीज़ है, इस सिचुएशन में ये चीज़ है, तो उससे क्या होगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। समझे? कोई कार्य की जानकारी दे दीजिए, समझे, वो सिचुएशन को प्रेडिक्ट कर सकता है, तो ये चीज़। दूसरा ट्रेनिंग, जैसे हम नया मशीन चेंज करें हैं तो वह उस मशीन पर वर्कर को ट्रेंड करने की ज़रूरत होगा, नहीं तो एक्सीडेंट कर जाएगा। और डेवलपमेंट कि जो उसके स्किल का लेवल है, जो उसकी एफिशिएंसी का लेवल है, जो उसके नॉलेज का लेवल है अबाउट द वर्क, उसको क्या कीजिए, इम्प्रूव कर दीजिए। इसमें जैसे कोई आदमी लड़का मैट्रिक पास है और वो इंटर कर गया, तो इसमें से क्या हुआ, डेवलपमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट हो गया, यानी उसके लेवल में, उसके क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ गया। तो कहता है कि एचआरडी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात किया कि वर्कर है तो उसको जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रही है उस हिसाब से उसके स्किल को, उसके एफिशिएंसी को, उसके क्वालिटी को, उसके एबिलिटी को कैसे हम इम्प्रूव करें, इसके लिए हर देश व्यवस्था करे। समझे? तो पहले ये क्या था, ये साइफर होता था देश, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन सेकंड फेज कहिए या लास्ट फेज ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के अंतिम जो फेज था 1980 के बाद, तो 1980 के बाद इस पर फोकस किया जाने लगा और आज के डेट में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया। समझे? इस पर भी ILO ने अपना कन्वेंशन और रिकमेंडेशन पारित किया कि कैसे हम उसके एबिलिटी को, क्वालिटी को, एफिशिएंसी को, उसके प्रोडक्टिविटी को कैसे हम बढ़ाएं, इस पर भी हमको काम करना है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है और आज के डेट में ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया HRD। समझे? और इससे थोड़ा कम लेबर इंस्पेक्शन, अब वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया। पहले एक समय था कि लेबर इंस्पेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता था कि हम जो कन्वेंशन रिकमेंडेशन कानून के रूप में लागू कर रहे हैं वो कितना सक्सेस है, उसमें क्या डेविएशन है, क्या उसमें चेंज होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो ये सब को हमको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना है। और अब आ गया कि नहीं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर है, उसके क्वालिटी में कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला दें। ठीक है? और बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ और ज़्यादातर दो ही देश इस पर ज़्यादा HRD पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड देखे जाते हैं, एक अमेरिका, दूसरा जापान। एक अमेरिका और दूसरा जापान। इसलिए HRD पर बहुत काम किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत नया नया ये लोग थॉट दिए हैं। समझे? अलग अलग थॉट दिए। तो आज एक प्राइम ऑब्जेक्टिव के रूप में ये इसका डिमांड माने थी हो गया है, कंसिडरेशन हो गया है ILO का। समझे? कि कैसे हम लेबर के या ह्यूमन रिसोर्स के डेवलप किया जाए, जो भी अगला है प्रोटेक्शन एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रोटेक्शन में संरक्षा और जनरेशन में सृजन, यानी नियोजन की संरक्षा एवं सृजन। नियोजन की संरक्षा एवं सृजन। समझे? कि जो हमारा नियोजन हो वह नियोजन हमसे नहीं छीना जाए। नहीं समझे?
नियोजन पर हमको थोड़ा अस्थायित्व मिले, इस पर भी काम किया। और कैसे नियोजन उत्पन्न किया जाए, इसी में स्किल डेवलपमेंट की बात किया जाता है कि जब स्किल डेवलप कर देंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर लोग ध्यान देगा, समझे, और दूसरे के यहाँ नहीं अपने मालिक भी बन जाएगा, अपने स्टाफ रखना शुरू कर देगा, समझे। तो इस पर भी फोकस किया गया, और न केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में बल्कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, समझे। एग्रीकल्चरल लेबर के लिए भी वेज वगैरह की बात किया, तो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी बहुत सारे प्रावधान जो है वो ILO पारित किया है। तो इसका एक फोकस उद्देश्य भी था कि जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट हो प्रोटेक्ट रहे, समझे, संरक्षित रहे, चाहे वो लेबर का एम्प्लॉयमेंट हो प्रोटेक्ट रहे, और दूसरा कि हम नया नया एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, समझे। जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहाँ सप्लाई और डिमांड ऑफ लेबर में क्या होगा, बैलेंस होगा। सप्लाई ऑफ लेबर, और ये बैलेंस करेगा किसका, डिमांड ऑफ लेबर में बैलेंस होगा। अगर सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर जब इक्विवेलेंट हो जाए तो ये लगभग फुल एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट का फेज में आ जाता है, समझे। तो इससे क्या होगा कि जितना आदमी काम करने वाले हैं वो सबको अगर काम मिल जाए तो गरीबी नहीं रहेगा। और उसका एक सिद्धांत है, पॉवर्टी एनीवेयर शैल बी डेंजरस टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरीवेयर, यानी कहीं भी गरीबी होगी, समझे, तो हर जगह के विकास के लिए वो बाधक होगा, समझे। तो उसके सिद्धांत को फॉलो करने के लिए हमको गरीबी दूर करना है, और गरीबी दूर करने का एक ही उपाय है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, समझे। और जिसको एम्प्लॉयमेंट मिला है वो प्रोटेक्ट रहे, आज नहीं मिला है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाइए, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कीजिए, जो आपको पॉलिसी बनाना है अपना इंटरनल, दैट इज़ द इंटरनल मैटर ऑफ एनी नेशन, वह राष्ट्र का अपना आंतरिक विषय है, लेकिन आपको इस पर फोकस करते हुए स्टेप लीजिए। अब किस तरह का स्टेप लेना है वो आप अपना पॉलिसी बना करके उस तरह का स्टेप ले लीजिए, समझे। और उस तरह का अगर स्टेप ले लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हैं, और जिसको एम्प्लॉयमेंट मिला है वहाँ उसका एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट रहे, समझे, तो इससे क्या होगा कि हमारी गरीबी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जब एक क्षेत्र की गरीबी कम होगी तो दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए वो कभी बाधक नहीं हो सकता। तो इससे भी ILO का एक सिद्धांत फुलफिल हो जाएगा।